दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एक चूनेबाज आदमी के बारे में बात की है जिसने काफ़ी इनोसेंट इन्वेस्टर्स को चूना लगाया है, तकरीबन 600 करोड़ रुपीज़ की फीस कमाई है गलत तरीके से। तो किस तरह से फ्रॉड किया और यूट्यूब पर काफ़ी सारे इस तरह से लोग बैठे हुए हैं, उनको कैसे पहचाने, तो उसके लिए आप पिछले वीडियो को जरूर से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों तो बात करते हैं सबसे पहले केन्स टेक्नोलॉजीज को लेकर। अब देखिए कल के दिन 12% के साथ में, यानी फ्राइडे के दिन 12% के साथ में स्टॉक क्रैश हुआ था। मंडे को क्या हो सकता है, क्योंकि 2-3 दिन से तो कंटिन्यूसली गिर रहा है, उसके ऊपर बातचीत होगी। और एक क्वेश्चन मैंने देखा आपका कि प्रमोटर ने क्लैरिफिकेशन दिया है, अपनी सफाई दी है, उसको आसान भाषा में समझाइए। तो उसको एक बार अपन चेक करते हैं, बाकी कुछ आपके क्वेश्चन भी है उसको भी मैं लेने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 109 का पी है, अभी भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन नंबर्स अच्छे गए थे। तो अभी मार्केट देखेगा नहीं नंबर्स को, मार्केट देखेगा वैल्यूएशन को और अभी जो सिचुएशन हुई है उसको। यहाँ पे दोस्तों आप नोटिस कर सकते हैं कि मेंशन कर रखा है कि कंपनी ने एडमिट कर लिया है कि कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को। स्टॉक डाउन है 7% के साथ में, यानी कंपनी ने एडमिट कर लिया है कि हमने कुछ ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज नहीं किया है। ये काफ़ी बड़ी बात है। और इसके बाद में स्टॉक का जो प्राइस है वो 12% के साथ में डुबकी लगा गया, यानी कंपनी ने कहीं ना कहीं गलती तो की है। बाकी आप देखोगे ना तो काफ़ी सारे आरोप इसके ऊपर लगे थे, तो हर एक आरोप कंपनी ने सफाई के साथ में खंडित कर दिए कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो एक आरोप है सब्सिडरी वाला, वो कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो कंपनी ने एक्सेप्ट किया है, इट मीन्स कंपनी ने गलती की है, और उसके बाद में स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे गया। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जैसे ही क्लैरिफिकेशन आती है वैसे ही और ज़्यादा प्रेशर स्टॉक के प्राइस में देखने को मिल जाता है। ये 7% की जगह फिर 12% के साथ में नीचे आके बंद होता है। अब देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि हमने कुछ जो खर्चे हैं या कुछ जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं करे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन्स थे ये एलिमिनेट कर दिए थे हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन वही बात है ना, रिकॉर्ड नहीं करें, मतलब डिस्क्लोज नहीं करें, तो वो गलत हो जाता है। फिर कंपनी ने कहा कि अब हमने इसको रेक्टिफाई कर लिया है, अब हमने इसको सही कर लिया है। अब फ्यूचर में यानी अगले क्वार्टर के जो नंबर्स आप देखोगे उसके अंदर ये ट्रांजेक्शन्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है ना वो हिल जाता है कि अभी ये सब किया है तो क्या पता पिछले कुछ क्वार्टर में क्या क्या कर रहे होगे, और ये जो प्रॉफिट जो इतने अच्छी तरह से चल रहा है वो भी इन्फ्लेटेड है या फिर नहीं। ये इस तरह की भी इन्वेस्टर्स के मन में चीज़ आ जाती है। साथ में एक और पॉइंट हम देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से आप देख सकते हैं एफआईज अपने स्टेक को कम कर चुके हैं। 14% के स्टेक 11% का थोड़ा सा और कम हुआ, उसके बाद में अभी अनचेंज है। जबकि डीआईस की बात करें तो डीआईस ने यहाँ पे बाइंग की है। अभी जो स्टॉक बिक रहा है उसके अंदर एफआई डीआई दोनों बेच रहे हैं, क्योंकि जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है तो दोनों अपनी पोजीशंस को ट्रिम करते हैं, क्योंकि करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का है, और जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी स्ट्रैटेजी होती है, जैसा करना चाहिए मार्केट के अंदर, वो उसी तरह से काम करते हैं। हम अपना पर्सनल पैसा मैनेज करेंगे तो उसके अंदर हम इमोशंस के साथ में उसको मैनेज करेंगे। ऐसी जब भी चीज़ आती है, हमको दिखता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, तो वो एक एग्जिट बनता है, एक बार के लिए तो एग्जिट वो बन जाता है। जैसे हमने एआई कंपनीज को लेकर बातचीत की थी कि वापस से री एंट्री पॉइंट बनेगा तो ठीक है, बाकी अब एग्जिट पॉइंट है, अभी तक वो नीचे जा रहा है, तो वो एग्जिट पॉइंट बन जाता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ एफआई और डीआई अभी के समय करते हुए देखने को मिल रहा है। साथ में आप देखोगे नेट सेल्स इसकी बहुत अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये सेल्स इतनी अच्छी, क्या पता गलत तरीके से तो दिखा के नहीं आई। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है जब इस तरह की बातें होती है और जो कंपनी है उसको एडमिट कर लेती है, अपनी गलती को मान लेती है। पैट ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब देखिए जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है और स्टॉक फॉलिंग नाइफ की तरह गिरता है तो कभी भी उसको कैच नहीं करना चाहिए, नहीं तो हाथ ही कटेगा। वो तो एक पॉइंट है। एग्जिट भी बन जाता है, जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है तो लोग एग्जिट लेना भी पसंद करते हैं, जो कि करना भी चाहिए। पहला एग्जिट पॉइंट बन गया यहाँ पे। अब दूसरा एग्जिट पॉइंट देखते हैं। अभी 44% तो गिर चुका है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे रुकता है या नहीं। अगर यहाँ से गिर गया तो वापस से एक बड़ा एग्जिट पॉइंट बनेगा और बहुत बड़ी बिक वाली यहाँ से भी हो सकती है और वापस से स्टॉक काफ़ी नीचे जा सकता है। यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको देखनी है। देखते हैं कि कल किस तरह से परफॉर्म कंपनी करती है, और इस तरह की जब भी न्यूज़ आती है तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है कंपनी के स्टॉक को रिकवर होने के लिए, लेकिन रिकवरी की बात अपन अभी नहीं करेंगे जब तक गिरावट के अंदर रुकावट नहीं होगी। तो अभी तो अपने को ये देखना है कि कितना गिरेगा, उसके बाद में क्या सिचुएशन बनती है,
कैसे रिजल्ट आते हैं, किस तरह के ब्रेकआउट्स होते हैं, वो देख सकते हैं। सो जो नए इन्वेस्टर है वो तो ऑब्वियस है, दूर रहेंगे, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टर भी इस गिरावट के अंदर बाइंग करे होंगे, जो कि नहीं करनी चाहिए टेक्निकली फंडामेंटली। बाकी अपने हिसाब से आप देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में दोस्तों कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि कोटक ने निफ्टी केमिकल का ईटीएफ लॉन्च किया है। सो केमिकल स्टॉक्स नहीं चल रहे अभी के समय, और कोई सेक्टर अगर नहीं चलता है तो उस सेक्टर में बाइंग बनती है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि केमिकल कंपनी के स्टॉक को आप एक एक करके स्टडी करोगे तो बहुत डिफरेंट तरीके के स्टॉक्स होंगे। हो सकता है जो आप खरीदो उसके अंदर बुल रन नहीं आए, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो बेस्ट है इंडेक्स को बाय करें। तो ईटीएफ अभी लॉन्च हुआ है कुछ टाइम पहले, उसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कोटक निफ्टी केमिकल, या सिर्फ केमिकल भी आप लिखोगे तो भी वो ईटीएफ आपके सामने आ जाएगा। साथ में इसको लॉन्च हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, और 30 रुपये के आसपास का ये था। अभी के समय थोड़ा सा नीचे अवेलेबल है। केमिकल जैसे जैसे कंपनीज करेगी उस तरह से ये करेगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी कंपनीज है, उनकी क्या होल्डिंग्स है, ताकि आप अपनी स्टडी में ये ऐड कर पाओ। सो आपके सामने देखिए दोस्तों डेटा है, जिसमें पिडिलाइट है 13% के साथ में, जो कि होना चाहिए। देश की सबसे बड़ी कंपनी, दूसरी कंपनी केमिकल कंपनी हम B2C में बोल सकते हैं, और B2B के अंदर ये देश की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी। तो इन दोनों का जो हिस्सा है तकरीबन तकरीबन 25% के आसपास का है। साथ में UPL ये थोड़ा सा स्लो है, बट ये भी एग्री केमिकल के अंदर बड़ी कंपनी मानी जाती है। इसके फंडामेंटल इतने वीक है, थोड़े से वीक है स्टिल, चलो ठीक है यहाँ पे है। डिफेंस केमिकल की बात करें तो फिर उसमें सबसे बड़ी कंपनी आ गई। तो अल्टीमेटली जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें वेटेज ज़्यादा है। तो ये आपको जस्ट एक सीखने वाली बात है कि कोई भी पोर्टफोलियो बनाता है समझदार इन्वेस्टर, तो वो ये करता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज को वो ज़्यादा वेटेज दे के चलता है, और उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन करता है कि B2C के अंदर ये कंपनी आ गई, B2B के अंदर ये कंपनी आ गई, देश की सबसे बड़ी कंपनी। साथ में एग्री के अंदर ये बड़ी कंपनी आ गई, और उसके अंदर डिफेंस के अंदर ये बड़ी केमिकल कंपनी आ गई, ठीक है। फिर एग्री के अंदर ये भी एक अच्छी कंपनी है, PI इंडस्ट्रीज। कोरोमंडल भी इसमें है, नवीन फ्लोरिन भी इसमें है। अब बाकी के वेटेज आप देखोगे तो थोड़े से कम है। दीपक नाइट्राइट जिसका वेटेज अभी काफ़ी कम है, क्योंकि वो स्टॉक वीक कर रहा है और साथ में रिस्क उसमें ज़्यादा है। तो इस तरह की कैटेगरी इसमें बनी हुई है, इसको आप अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आया था काफ़ी इंटरेस्टिंग कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज में 20 नवंबर को बल्क डील में सेलर और परचेजर एक ही है, इसके बारे में समझाइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जाके देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक ही कंपनी ने इसको बेचा, एक ही कंपनी ने इसको लिया। क्या ये गलत है क्या? गलत नहीं है दोस्तों। एक जो कंपनी होती है ना, उनके पास में कई ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं, उनके क्लाइंट अकाउंट भी होते हैं, उनके प्रोप्राइटर अकाउंट भी होते हैं। तो एक से बेच के दूसरे में खरीद के वो कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं, उसके अंदर चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। मतलब वो लीगल है, कोई इलीगल काम उसमें नहीं है। तो कोई गलत काम इसने नहीं किया है। आगे चलते हैं। केन्स के लिए जो पूछा था कि सिंपल लैंग्वेज में समझाइए, वो मैं समझा चुका हूँ अभी के इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब देखिए एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है कि ये मार्केट में है इन्वेस्टर पिछले 4 साल से, इन्वेस्ट किए काफ़ी सारे स्टॉक्स में। कुछ कंपनीज के स्टॉक ने इनको 100% के प्रॉफिट, 200% के प्रॉफिट दिए हैं, बट एट द एंड ऑलमोस्ट एवरी कंपनी के जो स्टॉक है वो कमिंग बैक टू बाइंग प्राइस, यानी ऊपर जाके वापस से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन है कि क्या कर सकते हैं, जंप पे सेल करें या होल्ड करें। बुक प्रॉफिट इज नॉट गुड, ऐसे इनको लगता है। और साथ में किस तरह से अपन फिर पैसे कमाए, ये सब चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। देखिए आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा पैसे कमाने, तो ठीक है। आप इन्वेस्टर हो तो भी प्रॉफिट बुक करोगे तब भी पैसे मिलेंगे, और ट्रेडर हो तब भी प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। प्रॉफिट बुक करना कोई क्राइम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए, FIs और DIs ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। हर क्वार्टर में ये अपने कुछ स्टॉक्स के प्रॉफिट को बुक करते हैं, कुछ स्टॉक्स में ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? दोनों चीज़ें आप देखो, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, स्टॉक का प्राइस अच्छा कर रहा है, ठीक है, आपको प्रॉफिट दिख रहा है। रिजल्ट खराब आने शुरू हो गए, स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे आना शुरू हो गया, तो रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो ऑब्वियस है वो स्टॉक गिरेगा, तो आपको अपने प्रॉफिट को बुक करना है। म्यूचुअल फंड वाले अपने को ऐसा लगता है कि वो प्रॉफिट को बुक नहीं करते, अपन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास में हजारों लाखों में क्वांटिटीज होती हैं। अपने पास में इतनी क्वांटिटी हो तो अपन ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास में क्वांटिटी कम हो वो एक बार के लिए बुक करता है, या वो चाहे तो ट्रिम भी कर सकता है। उसके बाद में जो भी कंपनी अच्छा करी उसके अंदर आपको एंट्री करनी होती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात अगर मैं करूँ, जिसमें अगर आप मार्केट को देखो ही नहीं, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो आपको क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नहीं, वाई एन वाई बेसिस में चीज़ों को देखना होता है। और इस तरह का मार्केट है। मैं आपको क्या करता हूँ, जो करंट सिचुएशन चलती है उसके हिसाब से मैं आपको सिखाता हूँ। सो अगर कोई इन्वेस्टर है जिसका प्रॉफिट हो गया 100%, उसके बाद में वापस से नीचे,
उसके बाद में वापस 100% नीचे, कुछ साल तक स्टॉक इस तरह से चल रहा है, उसके बाद में ब्रेकआउट हो गया। वो पेशेंस अगर है तो ठीक है, होल्ड करना होता है, अच्छी कंपनी को पैसे बनते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, यहाँ पे प्रॉफिट मेरे हाथ में है, आप मार्केट को इतना टाइम दे रहे हो, इतना देख रहे हो मार्केट को, पूरी एनर्जी आप उसमें लगा रहे हो, पूरा दिमाग उसमें लगा रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा सा स्विच करने में या अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीबैलेंसिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पैसे उसमें थोड़े से ज़्यादा बनते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको करना है या फिर नहीं करना है। सो इसीलिए कहते हैं, जैसे मान लो 100% का प्रॉफिट हो गया, कंपनी का स्टॉक अच्छा कर रहा है, तो उसमें बड़े करेक्शंस भी हो गए। हर एक कंपनी जो स्टॉक चलता है उसमें उतनी बड़ी गिरावट भी होती है। सो 100% का प्रॉफिट हो गया, तो क्या करते हैं कि 80% अगर ये प्रॉफिट आएगा और उससे थोड़ा सा नीचे मिलेगा मुझे प्रॉफिट, तो मैं बेच दूंगा, क्योंकि वो प्रॉफिट फिर वो साफ हो जाएगा। तो 80% प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस तरह से चीज़ें करते हैं। अगर 150% का प्रॉफिट हो गया तो 120 का मैंने ट्रेल स्टॉप लॉस लगा लिया, तो जिससे प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो जाएगा। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको साथ में देखना है नंबर्स के बेसिस पे, कि नंबर्स भी खराब आने शुरू हो गए तो अपने आंखों के सामने है वो स्टॉक नीचे गिरेगा। तो अब डिपेंड करता है, आपको बेचना है तो बेच सकते हैं, नहीं बेचना है तो नहीं बेच सकते हैं। बाकी स्टॉक तो वैसा ही करेगा जैसे उसको करना है, जिसको उसको रिजल्ट के बेसिस पे करना है। ठीक है। सो वो सब चीज़ें यहाँ पे फॉलो हो सकती हैं। अगर आपको खुद करने में काफ़ी डिफिकल्टीज है तो कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड वालों को दे सकते हैं। अल्टीमेटली आपके पैसों के साथ वो भी वही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक को खरीद के होल्ड करते हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं जो आप खुद कर रहे हैं। सो ये दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन भी बैठा सकते हैं। मार्केट के अंदर अगर डायरेक्टली काम करना है तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। इसी वजह से अपन देखते हैं नंबर्स को, न्यूज़ को देखते हैं, नहीं तो क्या मतलब है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है कि सर पहले आप कहते थे कि बाय एंड डिप करो पैसा बनेगा, फिर आप बोलने लग गए कि रिवर्सल पे बाय करो, उससे उसके लिए तो चार्ट पढ़ना आना चाहिए। तो चार्ट पढ़ना मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो सब सीखने की चीज़ें हैं। आप अपनी स्टडी भी उसके ऊपर करोगे तो फिर आपको आएगा। यहाँ पे भी मैं आपको काफ़ी सिंपल तरीके से सिखा देता हूँ। देखो, पहले बाय एंड डिप, अभी रिवर्सल, दोनों एक ही बात है। कैसे? बाय एंड डिप किन कंपनीज में करने के लिए मैं आपको कहता था, उन कंपनीज के अंदर करने के लिए कहते हैं बाय एंड डिप, यानी गिरावट पे खरीदारी। जो कंपनी अच्छी हो, जिन कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हो, तो नंबर्स अच्छे आते हैं तब भी क्या होता है, स्टॉक गिरते हैं मार्केट करेक्शन की वजह से, थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, और उसके बाद में स्टॉक चल जाते हैं क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। अब जब स्टॉक गिर रहा है, उसके बाद में स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो गिरने के बाद में जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आप अल्टीमेटली रिवर्सल पे बाय कर रहे हो, तो वो क्या है, बाय एंड डिप ही है। वो स्टॉक हाई पे थोड़ी ना है, वो हाई से नीचे ही है। बट उसके अंदर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा श्योरिटी मिल जाती है कि चलो ठीक है, अब ये जो डिप है ये कंप्लीट होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि उस समय कंपनी के रिजल्ट कंटिन्यूसली अच्छे आ रहे थे। और अभी कंपनी के रिजल्ट आप देखोगे, एक क्वार्टर अच्छा, एक क्वार्टर खराब। तो उस समय हमको ये सारी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। तो स्टॉक गिरने दो, जितना गिर रहा है उसमें डिपाने दो, उसके बीच में हाथ मत डालो। जैसे ही वो गिरने पे रुकता है, उसके बाद में रिवर्सल देता है, तब उसके अंदर ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली ये भी बाय एंड डिप ही होता है। साथ में कैसे हम पढ़े कि कंपनी के अंदर झोल झपाटा है, रिजल्ट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखकर, कि केन्स में मिला, जिंसोल में, कैसे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स देख सकता है? इसका आंसर दोस्तों, नहीं देख सकता। जी हाँ, आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी जिसमें ये बैलेंस शीट के अंदर ये देख लो, ये है तो मतलब कंपनी फ्रॉड कर रही है। कुछ नहीं होता ऐसा। काफ़ी सारी कंपनी से, एशियन पेंट्स आप देखो, प्लेज पे काफ़ी सारे स्टॉक्स थे 10-20 साल पहले, आज कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। काफ़ी सारी कंपनीज देख लो, प्रमोटर की होल्डिंग नहीं होती है, प्रमोटर बेचते हैं। किसी कंपनी में प्रमोटर है ही नहीं, वो निफ्टी की टॉप कंपनीज बैठी हुई है। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैटर क्या करता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट, कि आपने देखा किस कंपनी में दिक्कत है, उसी टाइम पे आपने एग्जिट कर दिया, वो रिस्क मैनेजमेंट होता है। या फिर आपने एक कंपनी में इतना सारा पैसा नहीं लगा दिया कि वो कंपनी का ऊपर नीचे जाना ही आपकी नेटवर्थ ऊपर नीचे जाना हो गया। अगर आप खुद उस कंपनी को चला रहे हो तो समझ में आता है, काफ़ी लोग एक ही कंपनी के स्टॉक के अंदर अपना 100% डाल देते हैं, जबकि वो कंपनी आप नहीं चला रहे हो, फिर भी आपने उसको पैसा दे दिया। तो वो सब चीज़ें गलत है। रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अपन नहीं पता कर सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को देख सकते हैं कि अगर हाँ, कुछ कंपनी ऐसी है जिनके रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं, मतलब बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ रहे हैं, 200%, 300% की ग्रोथ, उनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस आपको होना चाहिए कि उन कंपनीज के रिजल्ट हो सकता है इन्फ्लेटेड हो, गलत तरीके से प्रेजेंट किए गए हो। आईपीओस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ये सब चीज़ें अपन डिस्कस कर लेते हैं। सो मार्केट को पढ़ना होता है आपको, जितना हो सकता है उतना पढ़ना, सीखना। जो भी इवेंट अभी चल रहा है, जो भी हुआ है, किस कंपनी से ये सीखा, उस कंपनी से ये सीखा, वो सब चीज़ें आपको कंटिन्यूसली सीखनी होती है। वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर उस एज के अंदर भी ये बोलते थे कि हम अभी भी सीख रहे, लर्नर्स है, तो वो सब चीज़ें आपको सीखनी होती है। ऐसा कोई
फॉर्मूला नहीं होता है कि बैलेंस शीट के अंदर ये देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कंपनी फ्रॉड है या फिर नहीं। साथ में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि स्मॉल एंड माइक्रो कैप का मूवमेंट कब आएगा, कब वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पोर्टफोलियो तो अभी अच्छा नहीं कर रहा है, निफ्टी तो ऊपर जा चुका है लेकिन प्रॉफिट 30% से 15% हो चुका है, जबकि निफ्टी 15% ऊपर जा चुकी है। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी रिस्क मैनेजमेंट काम आएगा 50-50 का। 50% लार्ज कैप जो कि कोई नहीं करता है या बहुत कम लोग करते हैं, 50% स्मॉल एंड मिड कैप। अब वो 25-25% हो, 25 मिड में 25 स्मॉल में, या फिर 30% मिड में हो 20 में स्मॉल, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आधा पोर्टफोलियो आपका लार्ज कैप कंपनी से बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर दो तरह के फेजेस चलते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो अभी जो मार्केट चल रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2017 के बाद में जो तेजी आई थी और उसके बाद में जो मार्केट गिरे थे वो चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखो कि 2017 में जब तेजी बनी थी तो 2018 का जो टॉप था उससे 2019 या 20 का टॉप में देखूं, यानी कोविड आने से पहले का टॉप देखूं, तो निफ्टी अल्टीमेटली अप ट्रेंड के अंदर ही था। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपको स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप आप देखोगे तो निफ्टी इस तरह से चल रहा था और स्मॉल कैप इस तरह से गिरे थे। मैं कोविड से पहले का डेटा आपको दिखा रहा हूँ, देखो उससे पहले ही 50% स्मॉल कैप जो 100 इंडेक्स था वो सलट गया था, नीचे चला गया था। ठीक है, अब कोविड हो गया तो उसके अंदर तो और बड़ी पिटाई हो गई, तो 70% इंडेक्स नीचे, स्टॉक 80-90% के साथ में नीचे चले गए थे। तो वो जो फेज है ना वो अभी चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली, क्योंकि स्मॉल उससे पहले भी हुआ था कि 2017 का जो बुल मार्केट था 16-17 का, 18 में भी थोड़ा सा चला था, तो उसके अंदर काफ़ी महंगे हो गए थे स्टॉक्स। और रिटेल इन्वेस्टर्स उस टाइम भी मार्केट के अंदर आए थे, क्योंकि जीरो था और ये जो एप्लीकेशंस का बूम था डिस्काउंट ब्रोकर्स का, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। कोविड के बाद में तो बहुत ज़्यादा लोग आ गए। ठीक है, सो यहाँ पे आप ट्रेंड देखोगे ना 2018 की गिरावट का, तो एफआईज ने उस समय सेलिंग की थी, मोर सेलिंग की थी बाइंग के कंपैरिजन में, और डीआईज ने मार्केट को सपोर्ट किया था। तो वो जो सिचुएशन थी अभी भी वो सिचुएशन चल रही है। बाकी अगर आप निफ्टी को देखोगे तो 30% गिरा था, जबकि स्मॉल कैप देखे तो 70-80% के साथ में गिर गया था। तो वो फेज अभी चल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, जिसमें मार्केट ठीक ठाक सा कर रहा है और स्मॉल एंड मिड कैप अच्छा नहीं कर रहे। तो रीबैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्मॉल कैप किसी के पास में नहीं है तो ये टाइम है स्मॉल कैप का, लेकिन किसी के पास में है और ज़्यादा है तो स्टिल लार्ज कैप को ही आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप और स्मॉल कैप का जो वेटेज है ना वो हाफ हाफ आपको रखना चाहिए, मिड और स्मॉल कैप मिला के। और एक और चीज़ आपको सीखनी चाहिए कि ये जो चार्ट आपने देख लिया, जितना देख लिया, ये जो तेजी आपने देख ली, हो गया वो। ठीक है, अब आपको रियलिटी के अंदर आना है और आपको ये वाला जो चार्ट है ना, ऐसे स्मॉल कैप चलते हैं, इसके ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि ये जो तेजी आ गई लिक्विडिटी बबल की वजह से, इसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनीज महंगी हो गई, वैसे नंबर्स आ नहीं पा रहे, वो बार बार नहीं होगा। सो अब जो आप देखते हैं, स्टडी करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, या फिर वो आपके स्टॉक्स हो, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी है कि हाई वॉलेटाइल होगा और गिरावट भी काफ़ी बड़ी होगी, तेजी भी काफ़ी बड़ी होगी। लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट्स वगैरह कब हो गए। तो स्मॉल कैप के अंदर आपको सिंपल सा फंडा है, वेटेज बना के चलना है। अगर आपके पास में 100 रुपीज़ है, आपने 50 रुपये लार्ज कैप में लगा दिए, 50 रुपये आपने मिड और स्मॉल में लगा दिए। एक टाइम ऐसा आ गया जिसके अंदर लार्ज कैप ने अच्छा कर दिया, तो लार्ज कैप का वेटेज 60% हो गया और इन दोनों का 40 हो गया। तो आपको जो नया पैसा है वो इसमें डालना है ताकि ये वेटेज 50% हो जाए। अगर इसका अपोजिट हो गया तो फिर पैसा आपको लार्ज में डालना है। तो इस तरह से बैलेंस अगर बना के चलोगे तो होगा। अभी क्या हो चुका है, उन पोर्टफोलियोज में काफ़ी बड़ी गिरावट है जिसमें स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। जब से चैनल शुरू किया है ये चीज़ अपन डिस्कस करते रहते हैं, लार्ज कैप में लार्ज पैसा, 50-30-20 का रूल, और ये काफ़ी लोग फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि मोस्टली जो पैसा भी बना है स्मॉल एंड मिड कैप में बना है, तो उस वजह से ये सब चीज़ें हो जाती है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के दोनों वीडियोस आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।